Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Bus. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Tata Group of Institution. बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग का ये पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज डाइपोल। ठीक है, डाई का मतलब टू, पोल का मतलब पोलैरिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको हम पहले डाइपोल को हम पहले डिफाइन कर देते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास बेटा चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। इसको हम क्यू मान लेते हैं, ये भी आपका नेगेटिव में क्यू है। दोनों के अब आपको पता है जो मोमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ इस तरीके से हो जाएगा। एंड डिस्टेंस इन दोनों के बीच की बच्चों क्या है आपकी स्मॉल डी। ठीक है, तो अब इसी को हम डिफाइन करने वाले हैं इसकी लैंग्वेज में। तो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ व्हेन टू equal and opposite, when two equal and opposite charged are placed very close, ठीक है, very close to each other, very close to each other, then the arrangement is called, then the arrangement is called dipole, then arrangement is called dipole। ठीक है, तो डाइपोल देखो आपको समझ में आ रहा है। डाइपोल में मैं बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डाई का मतलब टू, पोल का मतलब बेटा पोलैरिटी से है। ठीक है, और डाइपोल में बेसिकली क्या होता है कि दो डिफरेंट चार्जेस हैं, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, उनको लेके हम स्टडी करते हैं। तो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन द अरेंजमेंट इज कॉल्ड डाइपोल। ठीक है, उसको बोलते हैं डाइपोल। सिंपल सा लैंग्वेज है, कोई ऐसे डिफिकल्ट आपका है नहीं। तो इसी से वर्ड निकल के आता है डाइपोल मोमेंट। इसी से बच्चों का वर्ड निकल के आता है डाइपोल। अगर तो कोई सेम चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन होगा, डिफरेंट चार्ज होंगे तो आपका रिपल्सन होगा उस केस में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट उसी पे डिपेंड करेगा। तो डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। एंड डाइपोल मोमेंट को बच्चों प्रपोज किया था पाउलिंग ने। ठीक है, जो पाउलिंग थे इन्होंने डाइपोल मोमेंट को प्रपोज किया था। अभी क्वेश्चन है कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट फिर क्या होगा। तो डाइपोल मोमेंट को देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, तो इसको मैं लैंग्वेज से समझाऊंगा पहले, है ना। तो आपका एक चार्ज क्यू यहाँ पे है, एक नेगेटिव चार्ज क्यू मतलब अपोजिटली चार्ज है, डिस्टेंस आपके यहाँ से आर है। क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या बनना है डाइपोल मोमेंट को लेके। तो डाइपोल मोमेंट को मैं यहाँ पे डिफाइन, अगर यहाँ पे डिस्टेंस आर है या फिर आप डी मान सकते हो, जैसा भी आपको लगता है। बहुत सी बुक्स में डी करके देखा है, कहीं पे आर करके दे रखा है, दोनों ही ठीक है, दोनों सेम है। ठीक, तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस इज कॉल्ड dipole moment and represented by mu, एंड फॉर्मूला इज म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, चार्ज बच्चों मोड में रहेगा ध्यान देना, और इनटू आपका डिस्टेंस तो बच्चों पॉजिटिव में रहने वाला है। तो चार्ज को मोड में रखना है, पॉजिटिव में रखना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डिस्टेंस। ठीक है, दिस इज द बेसिक फार्मूला, समझ में आ गया होगा। और जो डाइपोल मोमेंट जो होता है बच्चों, इट इज़ एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे इस तरीके से रिप्रेजेंट। ठीक है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो मतलब इसका क्या होगा, डायरेक्शन के बारे में बात करें तो जब बेटा वेक्टर क्वांटिटी होगी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू बार्स नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, मैं बोलूँगा केमिस्ट्री के अंदर कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो एटम्स होंगे वहाँ से मूवमेंट होगा आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम की तरफ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, क्योंकि बच्चों नीचे वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे डायरेक्शन बच्चों कहाँ से होगा, जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स होंगे उससे आपके हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की तरफ, या फिर आप ऐसे बोलो कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इसका क्या होगा, मूवमेंट होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
इसके बाद मैं आपको देखो इसके बारे में रिजल्टेंट के बारे में, तो सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके से ये आपका है यहाँ पे म्यू 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग म्यू 2 मान लेते हैं, और यहाँ पे एंगल आपका थीटा है। तो म्यू नेट क्या होगा, अगर टू आपको डिफरेंट इस तरीके से दे रखे हैं मोमेंट, तो यहाँ पे म्यू आपका नेट रिजल्टेंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका μ1² प्लस μ2² प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट फार्मूला, इसको हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। अभी यहाँ से अगर μ1 μ2 की वैल्यू अगर बच्चों यहाँ पे अगर मैं मान के चलूँ कि सेम हो जाती है, तो इस केस में हमारा जो फार्मूला हो गया म्यू नेट इज इक्वल टू 2 μ cos थीटा बाई 2। ठीक है, दिस इज रिजल्टेंट आपका निकल के आ जाएगा जब यहाँ पे आपकी वैल्यू सेम होगी। अब बात करेंगे यहाँ पे इसके यूनिट्स को लेकर, क्वेश्चंस गड़बड़ करते हैं बच्चे यूनिट्स में। तो यूनिट्स में देखो मैं पहले बात करूँगा एम के एस सिस्टम को लेके और एस आई सिस्टम को लेके। ठीक है, उसको हम सेम, तो ये आपका होता है कूलॉम्ब। ठीक है, कूलॉम्ब इनटू मीटर फॉर डिस्टेंस एंड कूलॉम्ब इज डिफाइंड फॉर चार्ज। अगर मैं बात करूँ सी जी एस सिस्टम को लेके, तो फिर ये आपका आ जाता है ई एस यू इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे जो हमारे चैप्टर में दे रखा है ना, अगर उसके एक मैं अगर रिस्पेक्टिव यूनिट्स की बात करूँ, तो वो बेटा वो क्या होता है, वो रहता है आपका 1 डेबी। ठीक है, ये भी आपको रहता है जिसमें कुछ रिलेशंस आते हैं कि 1 डेबी। ठीक है, तो 1 डेबी में आपका कितने ESU सेंटीमीटर होते हैं, मतलब CGS सिस्टम में, तो वो होता है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। और यहीं पे मैं बोलूँ कि 1 डेबी में कितने आपके सेंटीमीटर्स होंगे, तो वो हो जाएगा आपका 3.33 इंटू 10⁻30 नॉट सेंटीमीटर इज कूलोमीटर। ठीक है, कूलोमीटर आपका ये इतना होगा। तो दोनों को थोड़ा समझ कर रखना, ध्यान से रखना किस तरीके से आपको वैल्यूज आ सकती हैं, वो यूनिट कन्वर्जन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कुछ केसेस के बारे में कि इफ़ नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल्स हो जाएगा वो कैसा होगा, वो हो जाएगा नॉन पोलर। जैसे एग्जांपल ले लो बच्चों, H2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है, Br2 हो गया, ठीक है, I2 हो गया, P4 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया। इन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों टर्म्स की सेम होती है, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज 0, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि अगर आपके मॉलिक्यूल्स बच्चों हैं सिमेट्रिकल, अगर मॉलिक्यूल्स के पास क्या है बच्चों, अगर मॉलिक्यूल्स के पास प्रेजेंट है सिमेट्री, तो उस केस में भी आपका डाइपोल मोमेंट होता है 0, क्योंकि वहाँ पे आपको देखने को मिलता है उनके रेगुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। जैसे आपको पता है BF2, जैसे पता है BeCl2, ठीक है, जैसे आपका CO2 हो गया, जैसे आपका CH4 हो गया ना। तो इन सब के सब केस में आपको पोलैरिटी देखने को मिलती है, सिमेट्री देखने को मिलती है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट केस की तरह अगर मैं चलूँ, तो अगर मैं बोलूँगा कि अगर आपका नए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अगर 0 नहीं आ रही है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, पोलैरिटी, तो मॉलिक्यूल्स बोले जाएंगे बच्चों पोलर। अब हम लोग का बात करेंगे कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन डाइपोल मोमेंट कैसे किया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, तो पहले तो मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, फिर लास्ट में एक मैं टेबल के थ्रू आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखो, तो पहले हम बात करेंगे HCl। तो HCl में पता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करूंगा मैं पहले। ठीक है, तो आप ज़रा ये देखो कि डाइपोल मोमेंट में बेटा होता है बॉन्ड मोमेंट, एक आपका टर्म होता है बॉन्ड मोमेंट। ठीक है, बॉन्ड मोमेंट। तो बॉन्ड मोमेंट का भी मीन क्या होता है वो समझो। बॉन्ड मोमेंट का मतलब होता है इट इज़ ए मोमेंट ऑफ पार्टिकुलर बॉन्ड। ठीक है, जो भी आपको बॉन्ड दे रखा है उसका मोमेंट किस तरफ से किस तरफ हो रहा है, और बॉन्ड के पास क्या है बच्चों, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंट किस एटम से किस एटम की तरफ है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड मोमेंट। नेक्स्ट इसके बाद होता है आपका लोन पेयर मोमेंट, इसी एक में टर्म आता है लोन पेयर मोमेंट। तो लोन पेयर मोमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके लोन पेयर्स का मूवमेंट किस तरफ से किस तरफ होने वाला है, दिस इज कॉल्ड लोन पेयर मूवमेंट।
ठीक है। तो आपके जो भी एटम्स होते हैं, आपको सपोज एटम ए है, इस एटम ए के पास लोन पेयर, तो मूवमेंट इस तरफ से इस तरफ रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हमारे पास एक मॉलिक्यूल से लाइक बच्चों AB2 टाइप, और यहाँ पे डायपोल मोमेंट को मैं रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है। तो हमारे पास एक एटम ए हो गया, एक बी हो गया, यहाँ पे बी इस तरीके से अरेंज है। तो अगर सपोज मान लेते कि इस बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, अगर इस बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है ए से, तो यहाँ पे इस तरफ से इस तरफ मूवमेंट होगा। भाई जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, मूवमेंट उधर से उधर ही होता है। लेकिन सपोज इसके पास लॉन पेयर्स भी है, ये भी एक केस आ गया, अगर इसके पास लॉन पेयर्स हैं, तो जब लॉन पेयर्स हैं तो एक लॉन पेयर मूवमेंट इधर होगा, इसका मूवमेंट इधर होगा, तो रिजल्टेंट कुछ इधर आपका सेट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है। तो लॉन पेयर्स हमेशा क्या होगा, एटम से अभी आपका उसका मूवमेंट डिफाइन किया जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम वो बात कर सकते हैं कि जो बॉन्ड मूवमेंट है, जो लॉन पेयर मूवमेंट है, वो हमेशा आपका इक्वल नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना। क्यों? भाई रिजल्टेंट तो आपका इधर ही होगा ना भाई, लोन प्रेस का मूवमेंट कुछ खास इफेक्टिव नहीं होता है। इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो बॉन्ड मूवमेंट होगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, उसकी हमेशा इनइक्वल वैल्यू रहती है आपकी लोन पेयर्स और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है ये। समझ में आ गया? अच्छा ठीक। इसके बाद यहाँ पे मैं एग्जांपल्स लेने वाला हूँ, और एग्जांपल्स की हेल्प से क्या करते हैं हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं। पहला मॉलिक्यूल आपके सामने HCl, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई है? तो बच्चों यहाँ पे लॉन पेयर्स मूवमेंट नहीं, सिर्फ बॉन्ड पेयर मूवमेंट्स होगा। तो जो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे डेल्टा माइनस, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर से इधर होगा। तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा आपका, नॉट इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज पोलरिटी मिल रही है। ठीक है। सेकंड अगर मॉलिक्यूल्स की बात करूँ लाइक BeCl2, तो BeCl2 में जरा चेक करो। तो BeCl2 में बेरिलियम आपका सेंट्रल एलिमेंट, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किधर बच्चों हाई, इधर डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, इसका इधर मूवमेंट होगा, यहाँ पे इस तरफ से इधर मूवमेंट हो जाएगा। तो इस केस में देखो, इसको ये वाला पार्ट कैंसिल कर देगा। तो ये कैंसिल करेगा तो रिजल्टेंट आंसर क्या हो जाएगा, तो म्यूज आपका जो नेट हो जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक, समझ में आ गया? चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स की तरफ। कुछ एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ। BF3, तो BF3 का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। जब मोमेंट की बात करोगे तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका देगा, फ्लोरीन की। तो यहाँ पे मोमेंट कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का हो जाएगा। वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन्स का, आपके लॉन पेयर्स नहीं, किसका होगा जो मूवमेंट होगा, वो बॉन्ड पेयर्स का हो जाएगा। ठीक है। तो जब रिजल्टेंट की बात, रिजल्टेंट कुछ आपका यहाँ पे लाई करेगा, तो ये वाला आपका मूवमेंट, ये वाले मूवमेंट को कैंसिल कर देगा रिजल्टेंट। तो फिर यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा म्यू नेट इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल्स कैसा हो गया, ये मॉलिक्यूल्स आपका हो गया नॉन पोलर। नेक्स्ट देखो CCl4 को लेके बात कर लेते हैं। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, टेट्राहेड्रली कुछ इस तरीके से आपका अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर अगर आप नेट मूवमेंट की बात करोगे 3 डायमेंशन में, तो म्यू नेट की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 0, जिसको हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट, इसको हम रेगुलर स्ट्रक्चर करते हैं रिप्रेजेंट इस तरीके से, कार्बन के साथ Cl समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है। इस मूवमेंट को ये मूवमेंट कैंसिल कर देगा, और ये मूवमेंट इधर से इधर, इसको ये कैंसिल, तो आंसर क्या मिलेगा यहाँ से आपका 0 है ना। इसको हम इस तरीके से करते हैं रिप्रेजेंट। इसी तरीके से नेक्स्ट मैं मॉलिक्यूल्स को ले रहा हूँ लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को देखते हैं। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, 2 लॉन पेयर्स होंगे, और 2 आपके यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे तो यहाँ पे मूवमेंट इधर से इधर होगा, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। ठीक है। और लॉन पेयर्स की बात करें, लॉन पेयर्स हमेशा आपका अबे जाएगा, इस तरीके से मूवमेंट होगा फ्रॉम एटम, तो रिजल्टेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो सारी की सारी वैल्यू ऐड हो जाएगी ना आपकी, मतलब जो म्यू1 है म्यू2 है, सारी सारी वैल्यू ऐड हो जाएगी। मतलब ये हाइड्रोजन वाला केस है, आपके दोनों सेम होंगे, इसको म्यू2 मान लेते हैं, रिजल्टेंट आपका यहाँ पे म्यू1 हो जाएगा। तो यहाँ पे नेट आंसर तो आपका कुछ निकलेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो नेट डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू आती है वाटर मॉलिक्यूल्स में, वो क्या होती है, नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पोलरिटी मिलती है, दैट्स वाई वाटर मॉलिक्यूल्स इज यूज्ड एज ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फॉर द अमोनिया। तो अमोनिया में देखो एक ही लोन पेयर होगा, बाकी 3 आपके हाइड्रोजन्स होंगे। यहाँ का मूवमेंट देखो, तो यहाँ तो आपका अभी होगा, लोन पेयर्स की तरफ होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इधर देखे तो यहाँ पे मूवमेंट इधर से इधर हो जाएगा। ठीक है। नीचे के मूवमेंट सेम होंगे, ऊपर का मान लेते हैं आपका सपोज म्यू1, नीचे के सारे म्यू2 होंगे। तो रिजल्टेंट आंसर क्या होगा, एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो यहाँ भी आपका जो नेट डाइपोल मूवमेंट होगा उसकी वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये जो अमोनिया कैसा हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो इसके बाद नेक्स्ट मैं एग्जांपल की बात करूँ, क्लोरोफॉर्म CaCl3।
तो क्लोरोफॉर्म में देखो यहाँ पे ये कार्बन होगा, ये क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड दूसरा एंड तीसरा क्लोरीन। जब मूवमेंट की बात करोगे तो यहाँ पे इस तरफ मूवमेंट होगा, यहाँ पे कुछ इस तरफ मूवमेंट होगा, यहाँ का मूवमेंट कुछ इस तरफ होगा, लेकिन यहाँ का मूवमेंट कुछ इस तरफ जाएगा। बात इतनी समझ में आ रही है। तो जो रिजल्टेंट आपका मूवमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? क्या जीरो हो जाएगा? नहीं, सब कुछ कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे वैल्यू ऐड करती हुई दिखेगी। तो मतलब इस केस में भी जो नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी आपकी, नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आपको मिलता है ये पोलर नेचर का, पोलरिटी मिलती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ PCl5 को लेके, तो PCl5, ठीक है, तो पी से ध्यान देखना, यहाँ पे आपका फॉस्फोरस हो गया, एक क्लोरीन, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, और 3 आपके ऑन दी प्लेन होंगे। ये रेजल्ट मिलेगा। यहाँ पे मूवमेंट कहाँ होगा? इधर से इधर, ठीक है। यहाँ का मूवमेंट क्या होगा? इधर नीचे। इसका मूवमेंट यहाँ से ऊपर होगा, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे रिजल्टेंट आ जाएगा। तो बताओ आंसर क्या होगा भाई? इसको ये वाला कैंसिल, इस रिजल्टेंट को ये वाला कैंसिल कर देगा, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? नॉन पोलर हो गया। तो PCl5 समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट में बात करूँ कि अगर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है PCl3Br2 को लेके, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। अभी इसमें जो 3 क्लोरीन है वो तो आपके ट्राइगोनल पे ही प्रेजेंट होंगे, 1 2 3। एक ब्रोमीन आपके प्लेन के ऊपर जाएगा, एक आपका ब्रोमीन प्लेन के नीचे आएगा। तो इस केस में देखो, जो परसेंटेज एस करेक्टर आपके सेंट्रल एलिमेंट का जो परसेंटेज एस करेक्टर है उसकी वैल्यू बहुत इंक्रीज कर जाती है। तो इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो उस केस में आपका ध्यान रखना कि जो ब्रोमीन है वो आपके यहाँ पे आपके एक्सियल पोजीशन पे ना रह के वो इक्विटोरियल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट क्या बनेगा वो देख लो। ये फॉस्फोरस, आपका रीजन देखना, परसेंटेज एयर सेक्टर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल आइटम की बढ़ जाएगी। तो फिर उस केस में क्या होगा? यहाँ से आंसर फिर आपका ये गलत हो जाएगा। तो सही मॉलिक्यूल्स क्या बनेगा वो समझो। ये बॉन्ड होगा ना, ये बॉन्ड पी और Cl के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर यहाँ से आप एक Cl आपका ऊपर, एक Cl आपका यहाँ से नीचे हो जाएगा, एक ब्रोमीन इधर, एक ब्रोमीन आपका इधर, एक ब्रोमीन आपका आपके Cl इधर। तो ये बनेगा आपका मॉलिक्यूल्स, जहाँ पे इक्विटोरियल पे आपको क्या मिल रहे हैं? 2 ब्रोमीन और एक इक्विटोरियल पे क्लोरीन, बाकी 2 एक्सेल पे क्लोरीन। तो दिस इज करेक्ट स्ट्रक्चर, जहाँ पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकल के आती है जीरो, नहीं आती है, और ये मॉलिक्यूल्स हो जाएगा आपका पोलर, ठीक है। इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक, चलो, डाइपोल मोमेंट में यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बना है कि अब मैं आपको बताना है कि अमोनिया और NF3 में दोनों में से किसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम है। तो देखो, पहले बनाओ स्ट्रक्चर। ये लोन पेयर हो गया, एक हाइड्रोजन, 2 और एक 3। यहाँ पे नाइट्रोजन, लोन पेयर, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। लोन पेयर्स का मूवमेंट तो बच्चों ऊपर ही होगा, ठीक है, उसको आप पहले बना लो। बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑलवेज मैक्सिमम एज कम टू हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ का मूवमेंट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? ये रिवर्स हो जाएगा। तो अब देखो, अगर मैं नए डाइपोल मूवमेंट की बात करूँ तो क्या होगा? नए डाइपोल मूवमेंट की बात करोगे तो अधिक वैल्यू आपको कहाँ मिली है? NH3 के साथ मिली है ना, एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो आपका जो म्यू नेट की वैल्यू होगी वो आपकी अमोनिया के साथ आपकी मैक्सिमम हो जाएगी एज कम्पेयर टू म्यू NF3, ठीक है, NF3 की। ये आपका अमोनिया कैसा हो जाएगा? मोर पोलर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका XeF4, ठीक है। ये आपका होता है यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड एंड ऑक्टाहेड्रल, इसकी आपकी ज्योमेट्री रहती है। ये मॉलिक्यूल्स कैसा बनता है वो देख लो। एक जीरोन में यहाँ पे लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ पे, 1 फ्लोरीन, दूसरा, तीसरा और एक चौथा फ्लोरीन, ठीक है। जब मूवमेंट की बात करोगे तो ये इधर से इधर जाएगा। बाकी ये फ्लोरीन वाले आपस में कैंसिलिंग, लोन पेयर आपस में कैंसिल कर देगा, तो रिजल्टेंट आंसर कितना हो जाएगा आपका? जीरो। तो ये मॉलिक्यूल होता है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेके कुछ, ठीक है। तो हम अब बात करने वाले हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन किए जाएंगे? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे आपके एरोमेटिक कंपाउंड, दैट इज़ बेंजीन। तो बेंजीन में ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बारी गलती होती है। यहाँ पे मैंने बेटा जोड़ा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, और एक तरफ मैंने क्या कर दिया? डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया। ये बेंजीन रहा, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
अब विड्रॉइंग है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों बेंजीन में डिक्रीज करेगा, और आपका डोनेटिंग है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ना कहीं बेंजीन में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इन दोनों केस को लेके हम बात करते हैं, तो फिर यहाँ पे दोनों के दोनों पोलर पाए जाते हैं, और डाइपोल मोमेंट की जो नेट वैल्यू आती है वो आपके आती है नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, एक तो इंक्रीज कर रहा है, एक आपका डिक्रीज कर रहा है। तो इसी की वजह से आपके अगर बेंजीन पे कोई ग्रुप अटैच है डोनेटिंग या फिर आपके विड्रॉइंग, तो डेंसिटी बढ़ाएगा या घटाएगा, लेकिन आपका जो पोलरिटी है वो फिनिश नहीं करेगा, पोलरिटी की वैल्यू जीरो नहीं करेगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट आपका नॉट इज इक्वल टू जीरो। जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं पूछूं कि हमारे पास एक क्लोरोबेंजीन और टोलिन है, तो बताओ जरा, क्लोरोबेंजीन और टोलिन, ठीक है, दोनों के डाइपोल मोमेंट क्या जीरो होंगे? नहीं। तो दोनों के दोनों देखो, क्लोरीन में क्या हो रहा है, क्लोरीन तो बच्चों देखो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। ठीक है, क्या विड्रॉ करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर्स हैं। बात समझो, क्लोरीन के पास क्या है, आपके लोन पेयर्स हैं। तो लोन पेयर्स जब प्रेजेंट होते हैं एरोमेटिक के साथ, तो वो क्या होंगे, एक्चुअली अंदर मूव करना चाहेंगे, तो डेफिनेटली अंदर मूव करेंगे, ये डोनेटिंग हो जाएगा। और उस केस में ये जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होने की वजह से विड्रॉ भी करेगा, तो डोनेटिंग वाला पार्ट पहले करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी डोनेटिंग ग्रुप है। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज करेगी, तो बेंजीन रिंग की जो डेंसिटी होगी दैट विल इंक्रीज। इसका मतलब यहाँ पे मिलने वाला है पोलर नेचर, तो म्यू नेट की वैल्यू हो जाएगी आपकी नॉट इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया? देखो, अब इसके बाद मैं बात करूंगा कि अगर बेंजीन रिंग के साथ कुछ ऐसा केस आ गया कि यहाँ पे मैंने जोड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और उसके बच्चों ऑर्थो पोजिशन पे, मेटा पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे। ठीक है, इस तरीके से जहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं, तो उन ग्रुप को लेके हम बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं, तो देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट, कि जैसे मान के चलो ये आपको ये बेंजीन दे रखा है, यहाँ पे जोड़ा गया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर खींच रहा है, और ये आपकी ऑर्थो पोजीशन है, ये आपकी मेटा पोजीशन है। ठीक है, और ये आपकी पैरा पोजीशन है। अभी इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे केस फर्स्ट को लेके। तो केस फर्स्ट में मैं बोलूँगा इफ़ बोथ द ग्रुप फॉर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, अगर इसमें दो ग्रुप लगे हैं, एक ग्रुप पर लगा, एक ग्रुप यहाँ पे ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, कहीं पे लगा है, तो मैं पहले बात करूँगा इफ़ बोथ इंटोनिमस किसी एक पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा है, वो ग्रुप कौन सा है, दोनों के दोनों मैं बोलूँगा इफ़ बोथ द ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, या फिर दोनों के दोनों आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं, या फिर आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकते हैं। तो उस केस में आपके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू का आंसर क्या निकलेगा, तो ज़रा चेक करके देखते हैं। यह आपका यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दिया मैंने, एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया। ठीक है, सेकेंड मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, तो एक क्लोरीन यहाँ पे, ये मेटा पोजीशन पे लगा दिया, और एक लगा देते हैं पैरा पोजीशन पे। ठीक है, इस तरीके से तो ये तीन मॉलिक्यूल्स हो गए। अभी इसमें से आप रिजल्टेंट जरा चेक करो, तो ये मूवमेंट यहाँ पे होगा, इसका मूवमेंट भी बाहर ही होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इस तरीके से मूवमेंट होगा। तो क्वेश्चन बताओ सबसे अधिक बड़ा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? ऑर्थो का मैक्सिमम होता है, मेटा का उससे कम, और पैरा का सबसे कम होता है आपका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू। ऐसा क्यों होता है? तो बात समझो, यहाँ पे हम बात करते हैं लेस एंगल। ठीक है, लेस आपका जो बॉन्ड एंगल होगा, जो एंगल होगा, जितना आपका एंगल कम होगा, वहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट का जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो उतनी ही आपकी अधिक होगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये जो ऑर्थो वाला केस था, वहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना आता है, 60 डिग्री आएगा। आप चेक कर देखो, ये 60 डिग्री, और मेटा वाले केस में आपको मिलता है 120 डिग्री। ठीक है, और पैरा वाले केस में मिलता है अप्रॉक्सीमेट आपको 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री मिलता है इस तरीके से, दिस इज़ 180 डिग्री। अब यहाँ से बात है कि हमारे पास जो फार्मूला रिजल्टेंट का होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही एंगल होता है। ठीक, अब इसमें अगर मैं बात करूँगा थीटा की वैल्यू अगर लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है, तो जो कॉस होगा, जो कॉस में आएगा वो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी ना। और यहीं पर अगर थीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री में कर दूँ, तो उस केस में जो कॉस होगा वो आपके नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेगा, वैल्यू देगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जितना अधिक आपका एंगल होगा, जितना अधिक अगर आपका एंगल होगा, मतलब अगर बोलो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आपको मिलेगी 1, और मैं कोस 90 की बोलूँ तो कितनी होती है, 0। क्या मेरी बात समझ में? 90 से ऊपर जाऊँगा तो फिर वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो जितना अधिक एंगल होगा रिजल्टेंट उतना ही अधिक अधिक निकल के आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो आपका डायपोल मोमेंट की वैल्यू आपको जो देखने को मिलेगी, वो सबसे अधिक कहाँ पे मिलेगी, ऑर्थो में, उससे कम मेटा में, उससे कम आपके पैरा में। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडवांस के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँगा
के सेकंड को लेके, अगर के सेकंड में बात करूँ तो एक ग्रुप आपका, मैं मान लेता हूँ कि इसमें से एक ग्रुप आपका कैसा है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसमें से एक ग्रुप कैसा आपका है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो फिर आंसर आपका कैसे निकल के आएगा, तो जरा लेते हैं इसमें से पहला मॉलिक्यूल्स, ये बेंजीन ले लिया, इसमें से एक ए मैंने ये कर दिया, ये बी कर दिया। ठीक है, ध्यान देना इसमें से इंपॉर्टेंट है, ये केस बनेगा। नेक्स्ट में ले रहा हूँ यहाँ पे ए आपके ये मेटा पोजीशन पे बी, और तीसरा मॉलिक्यूल्स में ले रहा हूँ यहाँ पे आपका ए प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका ये बी प्रेजेंट है। ठीक है, और इसमें से बच्चों में स्पेसिफाई करता हूँ, ए आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और बी आपका है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है आपको पता है, लेस होती है। भाई डोनेट करेगा ना तभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी इसकी होगी, ये पता है आपकी, लेस होगी। लेकिन जो विड्रॉइंग वाले होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली कैसी होती है, हाई होती है। ठीक है, ये आपको रहना चाहिए पता। तो इस केस में मूवमेंट देखो, यहाँ पे इधर मूव करेगा, ये डेल्टा माइनस होगा, ये डेल्टा प्लस होगा ना भाई, ये इस तरफ मूवमेंट हो जाएगा। इसके मूवमेंट की बात करो तो यहाँ पे जाएगा, इसका मूवमेंट बात करोगे तो इधर आएगा, इसके मूवमेंट की बात करोगे तो ये ऊपर जाएगा, इसके मूवमेंट की बात करो तो यहाँ पे इस तरीके से जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता चल गई, ये आपका ऑर्थो वाला केस है, ये आपका मेटा वाला केस है, और ये आपके पैरा वाला केस है। इतनी बात चीज़ें क्लियर हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद बेस पे। अब एंगल के बारे में बात कर लो, तो जो ऑर्थो वाला केस है उसमें उसमें आपको बॉन्ड एंगल कितना बेटा मिलेगा, 120 डिग्री मिलेगा। यहाँ का बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा, 60 डिग्री मिलता है। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपको स्टीरफोर्ड आपको 180 डिग्री ही देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो फिर इस केस में आपको पता होना चाहिए कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है। तो cos 60 जरा बताओ, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये 1/2 होती है। cos अगर मैं 120 डिग्री की बात करूँ तो फिर ये आपकी -1/2 मिलेगी। ठीक है, और cos 180 डिग्री की बात करूँ तो आपकी नेगेटिव में -1 चली जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ का आंसर क्या होगा, पैरा सबसे अधिक होगा, मेटा उससे कम, ऑर्थो सबसे कम होगा। ठीक है, तो मोर जो पोलैरिटी मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, पैरा के साथ। तो पैरा के साथ आपको पोलैरिटी कैसी मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। क्या लॉजिक समझ में आया? तो मैथमेटिकल जो पॉइंट है उसको संभाल के आपको बिल्कुल रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि डाइपोल मोमेंट ऑफ बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, डाइफेनाइल्स हो गए, उन सबके जीरो होते हैं बिकॉज वो सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, वो सबके सब होते हैं नॉन पोलर। ठीक, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का एक कॉन्सेप्ट आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे एक चीज़ और यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ कि जो डाइपोल मोमेंट बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के। ठीक है, अगर आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, ठीक है, अगर आपको डायटोमिक डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो वहाँ पे जरूर फॉलो करना क्या, कि डाइपोल मोमेंट 1 सेकंड में लिख ही देता हूँ कि जो डाइपोल मोमेंट रहते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे HCl है, HBr है, HI है, HF है, तो सबसे अधिक किसका होगा, HF। उससे कम किसका डाइपोल, HCl का, फिर HBr का, और सबसे कम मिलेगा HI का डाइपोल मोमेंट, क्योंकि डिफरेंस आपने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, इसका 4 होता है, इसका 3 होता है, इसका 2 होता है, इसका 2.5 होता है। ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यूज निकाल लेना, सॉरी इसका 2.8 होता है, वैल्यूज निकाल लेना, डिफरेंस करके आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक केस ये। दूसरा केस और ध्यान रखना कि अगर लॉन पेयर शिफ्ट आ जाते हैं तो डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपके नंबर ऑफ लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे HF का सबसे अधिक होगा किससे, वाटर मॉलिक्यूल से, और फिर आपका होगा अमोनिया का। यहाँ पे चेक करो लॉन पेयर्स के बारे में, तो यहाँ पे 3 लॉन पेयर्स, यहाँ पे 2 लॉन पेयर्स, यहाँ पे 1 लॉन पेयर्स। तो लॉन पेयर के साथ भी क्वेश्चन आ सकते हैं डाइपोल मोमेंट के, तो उसको आपको सॉल्व करना। तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। बाकी बच्चों हम जल्दी से डिस्कशन करेंगे आपके इसके एप्लीकेशन पार्ट की, कि एप्लीकेशन डाइपोल मोमेंट क्या क्या होते हैं, किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों एडवांस में पूछा गया था, उसको मैं यहीं पे बताता हूँ। क्वेश्चन था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो CH3F था, ठीक है, CH3Cl था, ठीक है, CH3Br था, और आपका CH3I था। तो इसका सीक्वेंस लिखना है। तो इसमें आंसर दो कैसे, कार्बन के सबसे क्लोज में कौन सा, फ्लोरीन रहेगा। ठीक है, और इस पर चार्ज क्या होगा, डेल्टा माइनस माइनस, ये 4 बार डेल्टा माइनस आएगा क्योंकि भाई 3 कोई भी क्लोज रहेगा। फिर नेक्स्ट में जो कार्बन के पास यहाँ पे क्लोरीन थोड़ा दूर होगा इससे, इस पर एक डेल्टा 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 -3 ही होंगे। फिर ब्रोमीन थोड़ा और दूर होगा, इस पोजीशन पे होगा, भाई डिस्टेंस बढ़ती जा रही है ना बॉन्ड लेंथ, तो आपके डेल्टा साइज बढ़ने की वजह से। और कार्बन आयोडीन देखोगे तो आपका सबसे दूर रहेगा। तो ये आपका सीक्वेंस है ना, डिस्टेंस के हिसाब से देखो आप। तो यहाँ से इसका आंसर निकल के आता है। तो एक्सेप्शनली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे अधिक आपका हो जाता है किसका, CH3Cl का, उससे कम होता है CH3F का,
फिर होता है CH3Br का, और सबसे कम हो जाता है बेटा CH3I का। तो दिस इज़ द नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो नेट डाइपोल मोमेंट बेटा इस तरीके से यहाँ पे इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। बाकी के कुछ क्वेश्चंस और भी मिलेंगे तो वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो, और मैंने अब आके आपको बता ही दिया है। तो इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में पोलर नेचर, कंपाउंड कैसे करते हैं, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, कुछ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, सिसो ट्रांस के बारे में भी बात करेंगे कुछ। तो उससे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।